Hello everyone, this is Mansi from Vidyadhi George N and now we are beginning with lesson 4 of Moments. Moments का जो lesson 4 है वो अब हम start कर रहे हैं जिसका name है In the Kingdom of Fools. So, name से ही पता चल रहा है यहाँ पे जिस kingdom की बात हो रही है, जिस राज्य की बात हो रही है, वहाँ पे सभी फूल्स है. एक सिटी है जहाँ पे उसका किंगडम है एंड वहां पे राजा से लेके मंत्री तक सारे ही बेवकूफ हैं. सो अब यहाँ का जो राजा होता है वो सोचता है कि बाकी जो राज्य है मुझे वहां से कुछ डिफरेंट करना है. तो वो क्या कहता है, सबको ये आदेश दिया जाता है कि यहाँ पे दिन को रात और रात को दिन बना दिया जाएगा. मतलब दिन में सब सोएंगे और जैसे ही शाम होगी, रात होगी, तो सब अपने काम पे निकल जाएंगे और रात भर काम करेंगे. और वो साथ में ये बोलते हैं कि जो भी इस रूल को फॉलो नहीं करेगा उसको डेथ की सजा सुनाई जाएगी. अब सब डर के मारे इस रूल को फॉलो करने लगे. दिन में सब सोने लगे एंड रात को जाके सब काम करते थे. तो वहां पे एक बार एक गुरु और उनके शिष्य वहां पे आते हैं और शहर में देखते हैं. दिन के टाइम वो आते हैं और देखते हैं शहर बहुत ही खूबसूरत होता है, लेकिन उन्हें बहुत ही शॉकिंग सा लगता है कि यहाँ पे कोई भी नहीं है. इतना सुंदर शहर है और इसे देखने के लिए कोई भी नहीं है. तो वो शाम तक वहां टहलते रहे, इधर उधर देखते रहे, वहां पे उन्हें कोई भी नहीं दिखा. यहाँ तक कि जो वहां के जानवर थे वो भी सो रहे थे. अब जब वो टहल रहे थे और करते करते उन्हें शाम हो गई तो देखा उन्होंने शाम के टाइम अब लोगों का आना जाना शुरू होने लगा. वहां पे दुकानें खुलने लगी और वो देखते हैं वहां पे फिर से बहुत सारे लोग उन्हें दिखने लगे. तो अब उन दोनों को भूख लगती है तो वो सोचते हैं कि चलो अब दुकानें तो खुल गई हैं तो हम कुछ खा पी लेते हैं. अब जब वो खाने जाते तो उन्हें फिर से एक चीज शौक लगती है. यहाँ पे अब एक और रूल होता है कि एक जैसे हमारे यहाँ करेंसी है रुपए, तो वहां पे करेंसी है डूडू. तो एक डूडू में आप जितना चाहो ले सकते हो. आप एक केला लो तब भी आपको उतना एक डूडू देना पड़ेगा. अगर आप एक दर्जन केले लोगे तब भी आपको देना पड़ेगा. मतलब एक डूडू में आपने जितना लेना है, जो लेना है ले सकते हो. सो अब यहाँ पे गुरुजी को ये देख के बड़ा अचंभव हुआ कि यार ये कैसा हुआ कि आप एक डूडू में चाहे कितना कम लो चाहे ज्यादा लो आपको इतना ही पे करना पड़े. लेकिन जो उनका शिष्य होता है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि यहाँ तो मैं भरपेट के रोज खाना खा सकता हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं. तो अब उस टाइम तो उन दोनों को भूख लग रही थी तो वो खाना वाना खरीदते हैं. अब यहाँ तक गुरुजी को रियलाइज हो गया था कि यहाँ पे इस शहर में ज्यादा टाइम रुकना सही नहीं है. यहाँ पे सब बेवकूफ रहते हैं और यहाँ पे कभी भी कोई भी पंगा हो सकता है. तो वो अपने शिष्य को समझाते हैं कि हमें यहाँ से खाना खा के निकल जाना चाहिए जल्दी से जल्दी, इससे पहले कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो. लेकिन अब जो शिष्य है वो वहां से जाना नहीं चाहता था क्योंकि उसे लग रहा था कि यहाँ पे इतना सस्ता खाना मिलता है, हम तो पेट भर रोज खाना खा सकते हैं. लेकिन गुरुजी उसको समझाने की बहुत कोशिश करते हैं कि ये जगह सही नहीं है, तुम आगे जाके किसी प्रॉब्लम में तुम भी यहाँ पे फंस सकते हो. लेकिन जो शिष्य है वो इनकी बात नहीं मानता. तो गुरुजी डिसाइड करते हैं कि ठीक है तुम यहाँ पे रुक जाओ, मैं जा रहा हूँ. तो वो शिष्य को यहीं छोड़ जाते हैं और गुरुजी उस जो यहाँ राज्य है वहां से निकल जाते हैं. अब जो शिष्य है वो रोज भरपेट खाना खाता था क्योंकि खाना बहुत सस्ता था. तो वो धीरे धीरे अब मोटा होने लग गया क्योंकि वो पेट भर के रोज खाना खाता था. अब एक अलग से स्टोरी स्टार्ट होती है. एक बार की बात है, वहां पे एक थीफ आता है जो कि बहुत ही रिच मर्चेंट होता है, उसके घर चोरी करने जाता है. तो वो क्या करता है, वो वॉल में एक होल बनाता है और उस होल से अंदर घुस जाता है और जो भी सामान चोरी वो नहीं करना था वो चोरी करके जब बाहर निकलने लगता है तो वो दीवार गिर जाती है. उस होल से जब वो वापस आता है तो दीवार डिगमगा के उसी के ऊपर गिर जाती है और वो चोर वही मर जाता है. अब कुछ देर अब जब उसका जो चोर का भाई था अब वो राजा के पास आता है और बोलता है कि मेरे भाई जो बहुत टाइम से काम चलता आ रहा है वही काम कर रहा था, लेकिन वो जो मर्चेंट है उसने इतनी कमजोर दीवार बनाई कि मेरा भाई वहां पे मर गया. तो मुझे यहाँ अब कंपेंसेट करना पड़ेगा मर्चेंट को, आप उसको सजा सुनाओ. अब राजा उसकी बातों को समझ कर कहता है हाँ ये तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मर्चेंट ने इतनी कमजोर दीवार बनाई क्योंकि वो गिर गई. तो वो अपने मंत्रियों को ऑर्डर देता है कि जाके उस मर्चेंट को लेके आओ. तो अब वो मर्चेंट वहां पे पहुंचता है, उससे नाम वाम पूछा जाता है तुम्हारा क्या नाम है, वो अपना नाम वाम बताता है और फिर उसे बताया जाता है कि तुमने अपनी जो दीवार है उसको इतना कच्चा बनाया कि उसकी वजह से कोई मर गया. वो चोरी करने ही तो आया था, लेकिन अगर तुम दीवार को पक्का बनाते तो वो नहीं मरता, तो तुम्हें मौत की सजा सुनाई जाएगी. अब मर्चेंट है वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है. तो वो कहता है कि एक मिनट मेरे को सजा देने से पहले अब ये जिसने दीवार बनाई थी उसका कसूर है, मेरी गलती थोड़ी है. तो अब राजा फिर सोचता है कि हाँ ये तो बिल्कुल सही बात है. तो वो फिर से आदेश देता है कि जिसने ये दीवार बनाई है
उसको लेके आओ। तो मर्चेंट बताता है कि ये मेरे पिताजी के टाइम पे दीवार बनाई गई थी, मुझे पता है वो दीवार किसने बनाई है, तो उसको बता देता है और फिर वो उसको लेके आते हैं। अब जो बिल्डर वहां पहुंचता है जिसने दीवार बनाई होती है, वो कहता है कि हाँ हाँ मुझे उसको सब बताया जाता है कि ऐसे ऐसे हुआ है, तुमने दीवार इतनी कमजोर क्यों बनाई कि वो गिर गई। तो अब बिल्डर सोचने लगता है, पहले तो वो घबरा जाता है कि ये क्या हो गया, मेरे पे कैसे आ गया। तो वो कहते हैं रुको रुको, मुझे याद है जिस दिन मैं ये दीवार बना रहा था उस दिन मेरा माइंड जो है वो बहुत डाइवर्ट था। डाइवर्ट क्यों था, वो कहते हैं कि वहां से जब मैं दीवार बना रहा था तो गली में से एक वो डांसर है जिसके घुंघरू की आवाज मुझे सुनाई दे रही थी, वो बार बार इधर से उधर कर रही थी, तो मेरा ध्यान वहां डाइवर्ट हो गया, इसलिए ये दीवार इतनी कमजोर बनी। अब राजा कहता है ये बात भी ठीक है। फिर वो आदेश देता है कि जाके उस डांसर को लेके आओ, उसको सजा मिलेगी क्योंकि उसने इस बिल्डर का माइंड डाइवर्ट किया है, जिसकी वजह से ये दीवार सही नहीं बन पाई। अब वो जाके उस डांसर को ढूंढ के लेके आते हैं, क्योंकि ये बहुत टाइम पहले की बात है, तो अब तक वो जो डांसर थी वो बहुत ही बूढ़ी हो चुकी होती है। तो उसको सब बताया जाता है कि ऐसे ऐसे तुम्हारी वजह से उसका माइंड डाइवर्ट हुआ और दीवार अच्छी नहीं बन पाई और किसी की डेथ हो गई। तो अब वो जो डांसर है वो कहते हैं कि पर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, वहां पे एक सुनार है, मैंने उसको गोल्ड दे रखा था ज्वेलरी बनाने के लिए। अब उसने वो ले तो लिया था, लेकिन वो मेरे उसको बहुत ज्यादा चक्कर लगवा रहा था, बना ही नहीं रहा था, इसलिए मुझे वहां से बार बार आना जाना पड़ा। तो अब वो किंग फिर से कहता है कि अच्छा, इसका मतलब अब मुझे समझ आ गया, गलती उस सोनार की है जिसने तुम्हारे इतने चक्कर लगवाए। तो फिर वो फिर आदेश देता है कि उस आप सोनार को उठा के लाओ, बिकॉज उसकी गलती की वजह से किसी की मौत हुई है। अब जब वो गोल्ड स्मिथ आता है तो अब उसको जब सब बताया जाता है, पहली बात तो जब उसे पता चलता है कि ये सब हो रहा है तो वो अपनी दुकान में ही कोने में छुप जाता है कि अभी ये लोग मेरे को पकड़ के ले आएंगे। फिर क्या करते हैं, उसको ढूंढते हैं बहुत देर तक, और फिर जब उसको लेके आते हैं तो उसको जब सब पता होता है उसको बताते हैं कि अब तुम्हें मौत की सजा सुनाई जाएगी। तो वो बहुत परेशान हो जाता है, लेकिन वो बोलता है कि इससे पहले आप मुझे मौत की सजा सुनाओ, मेरी गलती नहीं है, इसकी ज्वेलरी इसलिए नहीं बन पाई क्योंकि मुझे किसी अमीर मर्चेंट की ज्वेलरी बनानी थी और वहां पे शादी थी और मैं वो डिले नहीं कर पा रहा था, इसलिए मुझे इनकी ज्वेलरी को डिले करना पड़ा। तो अब वो उससे पूछते हैं कि वो मर्चेंट कौन है, तो वो घूम के फिर से वही मर्चेंट आ जाता है जिसके घर में चोरी हुई होती है। तो अब वो किंग कहता है कि अब तो पूरा सॉल्व हो गया, तुम्हारी ही वजह से ये सब हुआ है, तो तुम्हें ही मौत की सजा सुनाई जाएगी। लेकिन अब मर्चेंट बोलता है कि वो जो ज्वेलरी बनवाई थी वो तो मेरे पिताजी ने बनवाई थी और अब वो मर चुके हैं, तो क्या करें। तो अब वो बोलता है कि तो क्या हो गया, पिताजी की जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो सब तुम्हें मिले, तो जो उन्होंने पाप करे जिसकी वजह से कोई मरा है तो उसकी सजा भी तुम्हें ही मिलेगी। तो वो जो किंग होता है वो आदेश देता है कि अब इस मर्चेंट को मारना होगा, तो उसके लिए वो कहते हैं कि स्टेक तैयार करो। स्टेक होते हैं वुडन सी स्टेक होती है जिसको एक साइड से बहुत ज्यादा शार्प किया जाता है। तो वो कहते हैं अभी तैयार करो और अब इस मर्चेंट को मौत की सजा देनी पड़ेगी। अब जब वो स्टेक को तैयार करते हैं तो वो देखते हैं अब जहां पे लिटाना होता है जिससे वो स्टेक से उसको मार सके, वो जो जगह होती है वो बहुत बड़ी बड़ी होती है, मतलब इसके कंपैरिजन में वो देखते हैं कि जो मर्चेंट है वो तो बहुत ही पतला सा है, तो वो तो इस पे आएगा नहीं। अब ये बात राजा अपने मंत्री से डिस्कस करता है कि ऐसे ऐसे है, ये तो बहुत पतला सा है। तो फिर वो आदेश देते हैं कि अब हमें कोई मोटा सा इंसान चाहिए जिसको हम यहाँ पे मार सके। तो फिर से अपने उनको भेजता है कि जाके ढूंढ के आओ, मुझे कोई एक मोटा तंदुरुस्त आदमी चाहिए, जो भी स्टेक के साइज का होगा हम उसको ही मारेंगे। तो अब वो ढूंढने निकलते हैं, तो ये जो गुरुजी का शिष्य होता है जो अब खा खा के बहुत ही मोटा हो चुका होता है, उनको वो दिखता है। तो वो जाके इनको बताते हैं, तो ये कहता है अरे मैंने किया क्या है, मुझे क्यों मारेंगे। तो वो बोलते चाहे तुमने कुछ ना किया हो लेकिन तुम मोटे हो और उस स्टेक पे आ जाओगे, इसलिए तुम्हें मारा जाएगा। वो लेके जाते हैं, तो जो राजा होता है वो भी इसको देख के कहता है हाँ हाँ इसी को ही मारा जाएगा। अब जो यहाँ पे शिष्य होता है बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, उसे अपने गुरुजी की बात याद आती है कि उन्होंने कहा था कि तुम भी कभी इसी जाल में फंस जाओगे, ये बेवकूफों का देश है, यहाँ पे सब बेवकूफ है और तुम भी कभी भी फंस सकते हो। तो वो अपने दिल में जो है उनको याद करता है और सोचता है कि मुझे यहाँ से कोई बचा ले, क्योंकि अब तो उसे पता चल जाता है कि अब तो मेरी मौत बहुत करीब है, मेरी कोई भी बात यहाँ पे नहीं सुनी जाएगी। अब बताते हैं कि जो गुरुजी हैं वो बहुत ही ज्यादा पारदृष्टि वाले होते हैं, तो उनको फ्यूचर का, पास्ट का और प्रेजेंट का यहाँ पे क्या हो रहा है, तो वो अपनी दूरदृष्टि से उन्हें पता चल जाता है कि वो प्रॉब्लम में है। तो वहां पे वो गुरुजी फिर से
आ जाते हैं। पहले तो वो आते ही अपने शिष्य को डांटते हैं और फिर उनके कान में कुछ फुसफुसा के अपना बात करने लगते हैं और राजा को बोलते हैं। वो कुछ प्लान करते हैं तो राजा से बात करते हैं कि राजा आप तो बहुत ही समझदार हो, एक बात बताओ, गुरु बड़ा होता है या शिष्य? अब राजा कहते हैं इसमें कौन सी बात है, ऑफ कोर्स गुरु बड़ा होता है। तो वो कहते हैं कि अगर गुरु बड़ा होता है तो पहले आप मुझे मारो फिर इसको मारना। तो राजा कहता है कि चलो ठीक है ऐसे कर लेती है। तो फिर अब शिष्य बोलते हैं नहीं नहीं पहले मेरे को मारो। अब ये दोनों आपस में गुरु और शिष्य वहां लड़ने लग जाते हैं। अब राजा बड़ा शॉक होता है कि यहाँ पे क्या बात हो रही है, क्यों ऐसे लड़ रहे हैं, वो भी पहले मरने के लिए कौन लड़ता है। तो वो गुरु से पूछते हैं कि क्या बात है, आप लोग ऐसे लड़ क्यों रहे हो? तो वो कहते हैं नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम नहीं बताएंगे। तो अब जो राजा है उसे लगता है कि इसके पीछे पक्का कुछ ना कुछ मिस्ट्री है। तो वो उसे कहता है कि नहीं नहीं, रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज आप मुझे बताओ क्या है। तो गुरु कहते हैं ठीक है अगर मैं तुम्हें बता दूंगा तो तुम प्रॉमिस करो कि पहले मुझे मारोगे। तो राजा कहते हैं ठीक है। तो वो राजा को अलग ले जाता है एक जगह पे और वहां पे उसे बताता है कि हम दोनों पूरी दुनिया घूमे हैं, पूरे हमने इतनी जगह पे देखे हैं, लेकिन यहाँ जैसा ये राज्य है और जैसा यहाँ का राजा है हमने आज तक ऐसा नहीं देखा। और वो जो स्टेक तैयार करी हुई है वो तो भगवान की जस्टिस की स्टेक है। जो भी वहां पे पहले मरेगा वो राजा बनेगा और जो दूसरे नंबर पे मरेगा वो यहाँ का मंत्री बनेगा। इसलिए अब आपने जैसा वादा किया था तो पहले आप मुझे मारो ताकि मैं यहाँ का राजा बन सकूं और फिर उसको मारना ताकि वो मंत्री बन सके। अब राजा जब ये बात सुनता है तो वो सोच में पड़ जाता है और अब उसको दिक्कत होने लग जाती है कि मेरा राज्य कोई और राजा बन जाएगा, कोई और मंत्री बन जाएगा। तो वो क्या करता है, कहता है कि चलो तुम्हारी सजा हमने एक दिन के लिए रद्द कर दी है, कल तुम्हें सजा दी जाएगी। तो वो अपने मंत्री से जाके बात करता है कि ऐसे ऐसे मुझे बताया है और वो गुरु तो बहुत समझदार है तो उसने सच ही बताया होगा जो बताया है। तो मंत्री भी बेवकूफ होता है, वो भी उसकी बातों में आ जाता है। तो अब राजा डिसाइड करता है कि मैं तो अपना राज्य किसी और को नहीं दूंगा, तो इससे अच्छा मैं ही यहाँ पे पहले मरता हूँ और मेरी बात तुम मरना ताकि मैं ही फिर से राजा बनूं और तुम यहाँ के मंत्री बनो। तो वो दोनों इस बात के लिए मान जाते हैं और उनको आदेश देते हैं जो उनके नीचे होते हैं कि आप उन दोनों को रात के अंधेरे में तुम छोड़ देना और सुबह हम 2 बंदी भेजेंगे, उनको मार देना। तो राजा और उसका मंत्री वहां पे बंदी बन के चले जाते हैं और एक एक करके दोनों को मार दिया जाता है। अब जब वो मर जाते हैं और सुबह यहाँ पे उनकी बॉडीज आती है तो उन्हें दिन के उजाले में पता चलता है कि अरे ये तो राजा और मंत्री ही मर गए। तो अब सब बहुत अफसोस करने लगते हैं और सोचते हैं कि अब इस किंगडम को कौन संभालेगा और यहाँ का राजा कौन बनेगा। तो वो सोचते हैं कि यहाँ पे जो गुरु हैं उनको हम राजा बना देते हैं और इसको जो उनका शिष्य है उसको मंत्री बना देते हैं। तो पहले तो जो वो गुरु होते हैं वो मना करते हैं कि नहीं नहीं मुझे राजा नहीं बनना। जो शिष्य है वो तो बहुत जल्दी तैयार हो जाता है कि हाँ हाँ मैं मंत्री बनने के लिए तैयार हूँ। फिर उनको बहुत कन्विंस किया जाता है और वो फाइनली मान जाते हैं इस शर्त पे कि यहाँ पे जो भी अब तक रूल्स चल रहे थे वो सब कैंसिल करेंगे और जो नए रूल्स बनाए जाएंगे वो फॉलो होंगे। मतलब जैसे नॉर्मल दिन में सब काम करते हैं रात में सोते हैं वही रूल यहाँ भी फॉलो होगा और एक डूडू में यहाँ पे अब कुछ भी नहीं मिला करेगा। तो वो सब मान जाते हैं एंड वहां पे भी नॉर्मल जैसे बाकी राज्यों में सब चलता है तो ये भी वैसे ही चलने लगा। तो ये स्टोरी थी इन द किंगडम ऑफ फूल्स की। आई होप आपको ये स्टोरी समझ आई है एंड इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है वो आप आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई विल बी कमिंग बैक अगेन विद सम न्यू स्टोरी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।